हाय फ्रेंड्स, आज हम समाजशास्त्र का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे समाज की एक बहुत बड़ी समस्या अर्थात भारत में वेश्यावृत्ति। इसके बारे में काफी डिटेल चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। तो शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है भारत में वेश्यावृत्ति। सबसे पहले इसका मूल अर्थ और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वेश्यावृत्ति की। तो वेश्यावृत्ति विश्व के सबसे प्राचीन लेकिन सबसे अधिक तिरस्कृत पेशों में से एक है। तिरस्कृत मतलब पूरा पूरा विश्व इसको तिरस्कार की नजर से देखता है, मतलब अपमान की नजर से देखता है किसे, वेश्यावृत्ति। सबसे पहले इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो अंग्रेजी शब्द प्रोस्टिट्यूट लैटिन लैटिन भाषा का शब्द प्रोस्टिट्यूटा से मिलकर बना है, जिसमें हमारा प्रो मतलब आगे, मतलब प्रगति, और सिचुरे मतलब बिक्री के लिए पेश करना, मतलब खुद को आगे बढ़ के बिक्री के लिए पेश करना कहलाता है हमारा प्रोस्टिट्यूट। ब्रिटानिया जो हमारा विश्व कोश है, इसे धन या मूल्यवान वस्तुओं के बदले यौन संपर्क के रूप में परिभाषित करता है। जो ब्रिटानिया विश्व कोश है, ये हमारा प्रोस्टिट्यूट मतलब का क्या निकालता है, धन या फिर मूल्यवान वस्तुओं के बदले यौन संपर्क के रूप में परिभाषित करना हमारे प्रोस्टिट्यूट शब्द का अर्थ है। प्रोस्टिट्यूशन या फिर वेश्यावृत्ति की बात करें तो इसका आर्थिक पहलू की बात करें तो भारत में ये अब अरबों डॉलर का फलता फूलता उद्योग है। भारत में क्या, अब ये अरबों डॉलर का फलता फूलता उद्योग है। वैश्विक यौन व्यापार लगभग 186 अरब डॉलर का हो चुका है। वैश्विक यौन व्यापार कितना है, लगभग 186 अरब डॉलर का हो चुका है, जिसमें भारत की हिस्सेदारी कितनी है, 8% है। और यहाँ भारत मतलब भारत की बात करें तो भारत में लगभग 30 लाख से 1 करोड़ यौन कर्मी मतलब सेक्स वर्कर काम करते हैं। कितने, लगभग 30 लाख से 1 करोड़ तक भारत के अंदर सेक्स वर्कर काम करते हैं। बात करें भारत की तो भारत में ऐतिहासिक प्रमाण की बात करें, प्राचीन काल में जब मोहनजोदड़ो से हमारे डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली थी, ऋग्वेद में उल्लेख है इनका। जो हमारे एक तो मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल थी, ये भी ऐसा माना जाता है कि कोई प्रोस्टिट्यूट या फिर क्या वेश्यावृत्ति की महिला थी, या फिर ऋग्वेद में उल्लेख है इसका। वात्स्यायन के कामसूत्र और हमारे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गणिका गणिका की बात करें जो मंदिर की वेश्याएं होती थी और दरबारियों का विस्तृत उल्लेख मिलता था। ऐसा नहीं कि वेश्यावृत्ति आज का ही पेशा है, ये हमारे क्या प्राचीन काल से चला आ रहा पेशा है। फिर देवदासी प्रथा की बात करें तो धर्म के नाम पर महिलाओं को मंदिर में समर्पित कर दिया जाता था। जिसके नाम पे, धर्म के नाम पे महिलाओं को मंदिर में समर्पित कर दिया जाता था, जिनका बाद में उच्च जाति के पुरुषों और जमींदारों के द्वारा शोषण किया जाता था। आधुनिक कारण की बात करें तो आज वेश्यावृत्ति में शामिल होने के मुख्य कारणों में 60% भूमिका किसकी रहती है, गरीबी की। तो महिला गरीबी की वजह से वेश्यावृत्ति में धकेली जाती है। बात करें भारत में वेश्यावृत्ति के कौन कौन से प्रमुख केंद्र है, मतलब मेजर रेड लाइट एरिया कौन कौन से। हालांकि देखें तो भारत में आईटीपीए कानून तहत चलता है। क्या आईटीपीए कानून चलता है, इसके तहत कोठा चलाना या फिर दलाली पूरी तरह से प्रतिबंधित है। हमारे भारत के अंदर आईटीपीए कानून के तहत कोठा चलाना मतलब ब्रोथल चलाना और दलाली करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। फिर भी देश के बड़े बड़े महानगरों और ऐतिहासिक क्षेत्रों में इसके कई बड़े केंद्र संचालित है। भौगोलिक आधार पर देखें तो कौन कौन से केंद्र है भारत के अंदर जो फेमस है। जैसे कोलकाता की बात करें, कोलकाता मतलब पश्चिम बंगाल के कोलकाता में सोनागाछी, तो इसे एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया माना जाता है। सोनागाछी को क्या है, हमारे एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया माना जाता है। उत्तरी कोलकाता के इस बहुमंजिला स्लम एरिया में, मतलब ऐसा नहीं है कि झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, स्लम एरिया तो है लेकिन बहुमंजिला है। इसमें हजारों यौन कर्मी निवास करते हैं, किसमें, सोनागाछी के अंदर। फिर महाराष्ट्र की मुंबई की बात करें तो कमाठीपुरा की बात करें तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऐतिहासिक केंद्र है और इसे हमारे ब्रिटिश काल में 1795 के दौरान विकसित किया था, किसे, कमाठीपुरा को। नई दिल्ली के जीबी रोड की बात करें तो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास में, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास में स्वामी श्रद्धानंद मार्ग, जिसे जीबी रोड भी कहते हैं, जहां हमारे हार्डवेयर और कपड़ों की दुकानों के ऊपर कोठे चलते हैं। तो कपड़े और हार्डवेयर की दुकानें हैं, इनके ऊपर क्या चलते हैं, कोठे चलते हैं। कहाँ, जीबी रोड पे। फिर बुधवार पैठ की बात करें, कहाँ, महाराष्ट्र के पुणे में। हाँ, महाराष्ट्र के पुणे में जो हमारा बुधवार पैठ है उसकी बात करें तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया कौन सा, बुधवार पैठ, जहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी महिलाएं इस दलदल में फंसी हुई है। वहां की नहीं, लेकिन महिलाओं को बाहर से लाया जाता है। बिहार के मुजफ्फरपुर की बात करें तो चतुर्भुज स्थान, कौन सा, चतुर्भुज स्थान की बात करें तो मुगल काल का ऐतिहासिक क्षेत्र है, जो कभी उत्तर भारत में संगीत और मुजरा मतलब तवायफ संस्कृति का केंद्र हुआ करता था। कौन सा, मुजफ्फरपुर का चतुर्भुज स्थान। फिर बात करें अलग अलग राज्यों में कौन कौन से क्षेत्र, जैसे हमारे वाराणसी, शिवदासपुरा, दालमुंडी, नागपुर में गंगा जमुना, मेरठ में कबाड़ी बाजार और प्रयागराज में हमारा कौन सा, मीरगंज। ये हमारे काफी फेमस क्षेत्र है इनके रेड लाइट एरिया की। बात करें राजमार्ग और जनजाति बस्तियों की बात करें, जो हमारे रोडों पे खड़े रहते हैं, नेशनल हाईवे पे खड़े रहते हैं, ये अधिकतर कहाँ होते हैं, राजस्थान में।
तो भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, भरतपुर और बूंदी जिलों के हाईवे पे हमारे कंजर, सांसी और बेड़िया समुदाय की जो बस्तियां हैं, उनमें ये धंधा पारंपरिक रूप से मौजूद है। तो हमने ये रेड लाइट एरिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले ली। अब देखते हैं महिलाएं वेश्यावृत्ति क्यों करती हैं। तो वेश्यावृत्ति के कारणों की बात करें तो रूट कॉजेस क्या है वेश्यावृत्ति के। ये समस्या बहुआयामी, ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट को पकड़ के हम कह सकते हैं कि हमारी वेश्यावृत्ति हो रही है। इसके पीछे बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारण जिम्मेदार है, जिनमें सबसे बड़ा कारण क्या है? अत्यधिक गरीबी और बेरोजगारी। आजीविका का कोई अन्य साधन न होने की वजह से, क्या आजीविका का हमारे कोई अन्य साधन न होने की वजह से भुखमरी से बेचैन, क्या भुखमरी से बचने के लिए महिलाएं मजबूरी में इस दलदल में फंस जाती है। फिर मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें तो तस्करों के द्वारा भोले भाले ग्रामीण परिवार की लड़कियों को, तस्करों के द्वारा क्या भोले भाले ग्रामीण परिवार की लड़कियों को अच्छी नौकरी, शादी का झूठा झांसा देकर, अच्छी नौकरी या फिर शादी का झूठा झांसा देकर बड़े बड़े शहरों के कोठों पे भेज दिया जाता है। बात करें परंपरागत प्रथाओं की, परंपरागत प्रथाओं की बात करें तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में छाबड़ा, बेड़िया और सांसी जैसी जो जनजातियां हैं, उनमें रूढ़िवादी परंपराओं के नाम पे, क्या रूढ़िवादी परंपराओं के नाम पे हमारे घर के भर पोषण की जिम्मेदारी घर की बड़ी बेटी को इस पेशे में धकेल कर पूरी की जाती है। आप इसे याद रखेंगे, हमारे घर की भरण पोषण की जिम्मेदारी घर की बड़ी बेटी को दे दी जाती है और बड़ी बेटी इस पेशे में धकेल करके इस जिम्मेदारी को पूरी करती है। इस पेशे को संभाल के ये जो जिम्मेदारी है घर परिवार की, इसको पूरी करती है। फिर पारिवारिक उत्पीड़न और घरेलू हिंसा की बात करें तो बाल विवाह, कम उम्र में विधवापन या फिर पति या परिवार के द्वारा छोड़ दिए जाने पर जो बेसहारा महिलाएं होती हैं, ये आसानी से शोषण का शिकार हो जाती है। फिर जागरूकता, शिक्षा के अभाव की बात करें तो साक्षरता की कमी के कारण महिलाएं अपने कानूनी अधिकारों और सरकार के द्वारा दिए जाने वाले जो वैकल्पिक रोजगार है, उन अवसरों से अनभिज्ञ रहती है। तो हमारे कुछ कारण थे जिनसे महिलाएं हमारे वेश्यावृत्ति के जो क्षेत्र में जबरदस्ती धकेल दी जाती है। अब बात करते हैं वेश्यावृत्ति से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है। ये कुप्रथा केवल पीढ़ी तक सीमित नहीं होती, बल्कि पूरे समाज और आने वाले पीढ़ियों को भी प्रभावित करती है। जैसे वेश्यावृत्ति से सबसे बड़ा खतरा होता है स्वास्थ्य संबंधी खतरा, सुरक्षा और चिकित्सा के अभाव में, क्योंकि उनको बेहतर स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल पाती। इस वजह से हमारा HIV, एड्स और अन्य जो यौन संचालित रोग है STD, इन ये हमारे के वेश्यावृत्ति के माध्यम से तेजी से फैलते हैं। फिर गंभीर सामाजिक कलंक की बात करें, समाज इन महिलाओं और इनके बच्चों को, समाज क्या करता है, वेश्यावृत्ति की जो महिलाएं होती है और इसे सेक्स वर्कर की महिलाएं होती हैं, उनके बच्चों को और उनको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता, जिससे वे समाज की मुख्य धारा से हमेशा के लिए कट जाते हैं, जिससे वे क्या समाज की मुख्य धारा से हमेशा के लिए कट जाते हैं। तो बच्चों का अंधकारमय भविष्य की बात करें तो रेड लाइट एरिया के दूषित माहौल में, रेड लाइट एरिया के दूषित माहौल में पढ़ने वाले बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिला नहीं मिल पाता, जिससे वे भी अपराध और इसी पेशे की ओर अग्रसर हो जाते हैं। क्या हमारे इसी पेशे की ओर अग्रसर हो जाते हैं और अपराध को भी ज्वाइन कर लेते हैं। मानसिक प्रताड़ना और नशाखोरी की बात करें तो जबरन देह व्यापार में धकेली गई महिलाएं, क्या जबरन देह व्यापार में धकेली गई महिलाएं गहरे डिप्रेशन मतलब अवसाद में चली जाती है और इस दर्द को शून्य करने के लिए नशे मतलब ड्रग्स और शराब की आदि हो जाती है। तो ये हमने जो वेश्यावृत्ति के प्रभाव देखे, मतलब उनसे होने वाली समस्याएं देखी। अब हम देखेंगे केंद्र सरकार इनके बचाव के लिए और पुनर्वास के लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रही है। जैसे एक जो योजना आती है हमारे कौन सी, उज्ज्वला योजना। एक उज्ज्वला योजना हमारी क्या रसोई गैस सिलेंडर की योजना है। इसमें हमारे क्या एक आधा जय और एक पूरा जय, आप इसे याद रखें, एक आधा जय और एक पूरा जय। और जो हमारे क्या जो वेश्यावृत्ति से संबंधित है, इसमें दोनों जय आधे हैं, आप इसे याद रखेंगे। तो मानव तस्करी और यौन शोषण की रोकथाम के लिए हमारे उज्ज्वला योजना लाई गई है। पीड़ितों को रेस्क्यू करके बचा करके सुरक्षित गृहों में रखना, मुफ्त भोजन देना, कपड़े, कानूनी सहायता और कौशल विकास प्रशिक्षण देके वैकल्पिक रोजगार से जोड़ने का काम होता है हमारे किसमें, उज्ज्वला योजना। अगली हमारी योजना आती कौन सी, मिशन शक्ति, जिसे कहते हैं स्वाधार गृह। तो कठिन परिस्थितियों और नैतिक संकट मतलब वेश्यावृत्ति से मुक्त कराई गई जो बेघर महिलाएं होती हैं, इनको अस्थायी सुरक्षित आश्रय दिया जाता है। उनको हमारे क्या अस्थायी सुरक्षित आश्रय दिया जाता है। साथ ही साथ चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक परामर्श मतलब काउंसलिंग भी दी जाती है। फिर कानूनी प्रावधान भी किए गए ITPA 1956 के अंतर्गत, जिसमें हमारे अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत व्यावसायिक यौन शोषण, नाबालिगों से देह व्यापार कराना और कोठा चलाना संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है। ये तो हमारे केंद्र सरकार की योजनाएं और मिशन थे। अब देखेंगे हमारा राजस्थान राज्य सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चली होती इस क्षेत्र में। तो राज्य सरकार ने उन विशेष जनजातियों और महिलाओं को लक्षित करते हुए प्रभावी नीतियां बनाई है जो हमारे ऐतिहासिक रूप से इस पेशे से जुड़ी है। जैसे पहली योजना की बात करें वो हमारे नवजीवन योजना।
योजना का नाम है नवजीवन योजना। इस पे किस पे फोकस किया गया है? तो देह व्यापार और अवैध शराब निर्माण से जुड़ी हुई जातियां जैसे छाबड़ा, बीड़िया और सासी जनजाति, इनके उत्थान के लिए हमारे नवजीवन योजना लाई गई। फायदे की बात करें तो मुफ्त व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 50,000 से 5 लाख तक का ऋण और अनुदान मतलब सब्सिडी दी जाएगी, ताकि वे सम्मान जीवन आजीविका कमा सके। और बच्चों को शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप भी मिलती है। नवजीवन योजना में बच्चे होते हैं, उनको स्कॉलरशिप यस भी मिलती है, तो छात्रवृत्ति भी दी जाती है। राजस्थान पालनहार योजना की बात करें तो देह व्यापार से मुक्त कराई गई या फिर जेल में बंद महिलाओं के, या देह व्यापार से मुक्त कराई गई या फिर जेल में बंद महिलाओं के बच्चों के लालन पालन और स्कूलिंग के लिए 750 से 1500 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि बच्चा इस दलदल से दूर रहे। और कोई भी व्यक्ति इन्हें पालनहार योजना के राजस्थान पालनहार योजना के अंतर्गत पाल भी सकता है। फिर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की बात करें तो रेस्क्यू की गई जो महिलाएं, बचाई गई जो महिलाएं होती हैं, इनके स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए 25 लाख रुपए तक का मुफ्त कैशलेस इलाज और एचआईवी और एसटीडी की नियमित मुफ्त स्क्रीनिंग दी जाती है। एचआईवी और एसटीडी की क्या है, हमारे नियमित मुफ्त स्क्रीनिंग भी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत दी जाती है। फिर एमएसएस के मतलब महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र, तो पुलिस थानों और एनजीओ के समन्वय से, क्या पुलिस थानों और एनजीओ के समन्वय से पीड़ित महिलाओं को तत्काल पुलिस संरक्षण, कानूनी सहायता और मानसिक संबल प्रदान किया जाता है। क्या क्या हमारा तत्काल पुलिस संरक्षण, कानूनी सहायता और मानसिक संबल प्रदान किया जाता है। फिर स्वादाग्रह गरिमाग्रह की बात करें, किसकी? स्वादाग्रह और गरिमाग्रह की बात करें तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा संचालित शेल्टर होम्स है, मतलब बचाव गृह हैं, जहाँ हमारे परित्यक्त या फिर रेस्क्यू की गई जो महिलाएं होती है, परित्यक्त और रेस्क्यू की गई महिलाओं को मुफ्त आवास, भोजन और चिकित्सा दी जाती है। उन्हें वहाँ तब तक रखा जाता है, उन्हें हमारे जो स्वादाग्रह और गरिमाग्रह होते हैं वहां पर तब तक रखा जाता है जब तक कि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर ना हो जाए। तो ये हमारे क्या राज्य सरकार की बेहतर योजना है। अभी हमने देखा था एक कानून, कानून कौन सा? आईटीपीए एक्ट। तो भारत में कानूनी स्थिति की बात करें तो अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 की बात करें, जिसे शॉर्ट में आईटीपीए एक्ट 1956 कहते हैं। बात करें इसके तथ्य की तो भारतीय दंड संहिता मतलब आईपीसी के तहत वेश्यावृत्ति मतलब सहमति से अपने आप में पूर्णतः गैर कानूनी नहीं है। यदि सहमति से कोई भी महिला वेश्यावृत्ति करती है तो वह क्या पूर्णतः गैर कानूनी नहीं है, लेकिन इसके इर्द गिर्द होने वाली गतिविधियां अपराध होती है। इसे नियंत्रित करने के लिए हमारे आईटीपीए एक्ट 1956 मतलब इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट बनाया गया है, जिसे आईटीपीए एक्ट कहते हैं। बात करें इसकी कुछ धाराएं हैं, उनकी बात करनी, जिसमें आती है धारा नंबर 3। धारा नंबर 3 क्या कहती है? वेश्यालय चलाना, उसकी देखरेख करना, उसके लिए जगह देना पूरी तरह से अपराध माना जाएगा। यदि ऐसा किया जाता तो उसे दंड या सजा क्या होगी? पहली बार करने पे 1 से 3 साल की कठोर सजा और जुर्माना, दोबारा करने पे 2 से 5 साल की सजा होगी। यदि वेश्यालय चलाया जाएगा, उसकी देखरेख की जाएगी या उसके लिए कोई जगह देता तो धारा 3 के अंदर। धारा 4 की बात करें तो वेश्यावृत्ति के माध्यम से कमाए गए धन पर अपना जीवन यापन करना, क्या? वेश्यावृत्ति के माध्यम से कमाया गया जो धन होता है उस पर अपना जीवन यापन करना, और ये 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए, तो ये भी एक तरह का अपराध माना जाएगा। कोई भी जीवन यापन नहीं कर सकता वेश्यावृत्ति से कमाए हुए पैसे से। यदि कोई ऐसा करता तो 2 साल की कैद, 1,000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेश्यावृत्ति को आप धंधा नहीं बना सकते। धारा की 5 की बात करें तो किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए लाना और या फिर प्रेरित करना या फिर मजबूर करना, जिसे ट्रैफिकिंग कहते हैं, यदि कोई ऐसा करता है तो 3 से 5 साल तक की कठोर कारावास और जुर्माना देना होगा। धारा 6 की बात करें तो किसी भी यौन कर्मी को वेश्यालय या प्रतिष्ठान में जबरन बंदी बनाकर रखना, क्या? किसी भी यौन कर्मी को वेश्यालय या फिर प्रतिष्ठान में जबरन बंदी बना के रखना धारा 6 के अंदर आता है, तो 7 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा इसमें हो सकती है। धारा 7 और 8 की बात करें होटलों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थानों पे, क्या हमारे होटलों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थानों पे वेश्यावृत्ति करना और ग्राहकों को लुभाना, तो ये हमारी धारा 7 और 8 के अंदर आता है। यदि कोई ऐसा करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड दिया जा सकता है। तो आईटीपी एक्ट है हमारे 1956, जिसके हमने कुछ धाराओं के बारे में देखा। अब देखेंगे संवैधानिक अधिकार और वैधीकरण की लीगलाइजेशन के लिए तर्क की बात करें, क्यों ना इसको वैध बना दिया जाए। तो आईटीपीए 1956 का मुख्य उद्देश्य मानव तस्करी मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना था, लेकिन यह कानून हमारे जबरन और स्वेच्छा से, या जबरन और स्वेच्छा से की जाने वाली वेश्यावृत्ति है, इसमें किसी भी तरह का अंतर नहीं करता कि कोई वेश्यावृत्ति महिला स्वेच्छा से करती है या फिर उसको जबरदस्ती किया जा रहा है। इन दोनों में उसके मामले में कोई अंतर नहीं। तो यौन कर्मी के अधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान के लिए कौन कौन से अनुच्छेदों का हवाला दिया जाता है? जैसे अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समान व्यवहार और बिना भेदभाव के जीने का अधिकार है।
मतलब महिला अपनी इच्छा से यौन कर्मी बन सकती है। अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध। राज्य किसी भी नागरिक के साथ लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। मतलब पुरुष तो अपनी इच्छा से बाहर जाके सेक्स कर सकता है, लेकिन महिलाएं अपनी इच्छा से बाहर जाके सेक्स नहीं कर सकती। ये एक तरह का भेदभाव है। फिर अनुच्छेद 21 की बात करें, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो यौन कर्मियों को भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार है। उनके बच्चों को शिक्षा का अधिकार है और उनको भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 32 क्या कहता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अधिकारों का हनन होने पे वे हमारे क्या सर्वोच्च न्यायालय जाने का उनके पास अधिकार है। ऐसा नहीं कह सकते कि वो यौन कर्मी है, सेक्स वर्कर है, तो उनके अधिकार नहीं है। अब बात सवाल ये आता है कि जब इतना सब कुछ है, तो हमारे प्रोस्टिट्यूशन या फिर हमारे वेश्यावृत्ति को लीगल मतलब वैध क्यों नहीं कर दिया जाता। तो वेश्यावृत्ति को अपराध की श्रेणी से बाहर करके इसे एक विनियमित रेगुलेटेड व्यवसाय के रूप में मान्यता देने से क्या होगा, यौन कर्मियों को शोषण, हिंसा, पुलिस के दुर्व्यवहार से बचाया जा सकेगा। इससे हमारे HIV एड्स जैसी बीमारियां उनको रोकने में भी मदद मिलेगी। HIV और एड्स जैसी बीमारियां उनको रोकने में भी मदद मिलेगी। इसके लिए कौन कौन से सुझाव दिए गए हैं। पहला सुझाव आता है नियामक प्राधिकरण, रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात करें तो वेश्यावृत्ति को आंशिक रूप से नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से वैध बनाया जाना चाहिए और इसे कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए नियम बनाए जाने चाहिए। दलालों मतलब पिम्प्स पर सख्त कार्रवाई की बात करें तो वेश्यावृत्ति के विस्तार और शोषण की मुख्य जड़ क्या है, दलाल है। वेश्यावृत्ति के विस्तार की और शोषण की मुख्य जड़ क्या होते हैं, दलाल होते हैं। कानून का फोकस वेश्याओं पे नहीं बल्कि दलालों को कड़ी सजा देने पे होना चाहिए। यौन शिक्षा, सेक्स एजुकेशन की बात करें तो बच्चों और युवाओं को यौन शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वो भविष्य में जागरूक और जिम्मेदार निर्णय ले सके। दहेज कानून की सख्ती की बात करें तो निम्न और मध्यम वर्ग की जो महिलाएं होती हैं उनको गरीबी और मजबूरी में उनको क्या गरीबी और मजबूरी में इस दलदल में जाने से रोकने के लिए दहेज प्रथा पर कठोरता से रोक लगाई जानी चाहिए। बात करें नारी निकेतन और पुनर्वास की, किसके नारी निकेतन और पुनर्वास की बात करें तो पीड़ित महिलाओं के बचाव और सुरक्षित जीवन के लिए, पीड़ित महिलाओं के बचाव और सुरक्षित जीवन के लिए देश भर में बड़े पैमाने पर नारी निकेतन स्थापित किए जाने चाहिए। और खुफिया तंत्र को मजबूत करना की बात करें तो पुलिस को समुदाय में मुखबिरों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, इन्फॉर्मर्स की संख्या बढ़ानी चाहिए ताकि मानव तस्करी और शोषण की घटनाओं को तुरंत रोका जा सके। तो इस तरह से आज हमने समाजशास्त्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारा वेश्यावृत्ति जो समाज की एक समस्या है, तो इसके बारे में जानने की पूरी कोशिश की। तो इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।